वेलकम टू रहमान कंपटीशन कोचिंग। आज हम आप लोगों के सामने इतिहास के साथ प्रस्तुत हैं। इतिहास में भी आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास कहां से, कब और कैसे प्रारंभ होता है, इन तमाम तथ्यों का चर्चा हम आज के क्लास में करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास बीती हुई कहानियों का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है, या दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि इतिहास किसी समाज, राज्य अथवा देश में होने वाले घटनाओं का कालक्रमिक अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। या दूसरे रूप में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि आज की घटनाएं कल की इतिहास बन जाती है। तो अध्ययन के सुविधा के अनुसार इस इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। क्या है प्राचीन इतिहास? तो प्राचीन इतिहास, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था। धीरे धीरे ऑक्सीजन का उद्भव हुआ। ऑक्सीजन आने के बाद जीवों की उत्पत्ति हुई। जीव एक जीव से दूसरे जीव में हाइब्रिडाइजेशन के पश्चात कन्वर्ट हुए, रेप्टाइल के रूप में परिवर्तित हुआ, और वही रेप्टाइल्स धीरे धीरे परिवर्तित होने के बाद जो है डेंड्रोपैथिकस के बाद रामापैथिकस, और इसमें भी कई पीढ़ियों के गुजरने के बाद जो है होमोसैपियंस, जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, इसमें कन्वर्ट हुआ। और ये होमोसैपियंस के शरीर में धीरे धीरे परिवर्तित हुए, और यह धीरे धीरे परिवर्तित होने के बाद जो है आग का आविष्कार किया, पाषाण काल आया, ठीक है, पहिए का आविष्कार किया, कृषि का आविष्कार किया। इस प्रकार उसके जीवन में धीरे धीरे जो है चेंजिंग हुए। यह घटना जो है प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है। दूसरा मध्यकालीन इतिहास देख रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास जो है, ये जब से भारत के अंदर सामंतवादी व्यवस्था का प्रारंभ हुआ तो उसको मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत रखा गया। और तीसरा आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास जो है, जब लोगों के अंदर पुनर्जागरण हुआ, लोगों के अंदर जागृति पैदा हुई, नए नए आविष्कार हुए, और नए नए आविष्कार के बाद जो है अपने जीवन में, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में परिवर्तन हुए, तो जो है इन तमाम घटनाओं को जो है आधुनिक इतिहास के अंतर्गत रखा गया। अब जब क्लास में पूछे जाते हैं कि आधुनिक इतिहास का प्रारंभ कब से होता है, तो इसको लोग जो हैं, इसको विद्यार्थी जो हैं, ये एक कालक्रमिक घटना के आधार पर इसको बांटते हैं। कोई कहता है कि 1707 ईस्वी में जो है औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई, और मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो है आधुनिक भारत प्रारंभ हो गया। तो कोई कहता है नहीं, 1757 ईस्वी में जो है ब्रिटिश और जो है मुगल के बीच युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ था, और प्लासी के युद्ध के होने के कारण जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति भारत में कायम हो गई। तो यहां जो है यहां से जो है आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ होता है। पर ये सभी मान्यताएं गलत हैं, क्योंकि किसी कालक्रम के अनुसार आधुनिक भारत का प्रारंभ नहीं होता। क्या
1757 जो दिया हुआ है, 31 दिसंबर सन 1756 के रात में हम लोग सोएंगे और सुबह उठेंगे जैसे ही तो क्या कहेंगे कि आधुनिक काल आ गया? नहीं, ये मान्यताएं बिल्कुल गलत हैं। तो आइए हम जानते हैं कि जो है आधुनिक इतिहास का प्रारंभ कब, कैसे और कहां से हुआ। इन तमाम तथ्यों का चर्चा जो है अब आपके क्लास में किया जाएगा। तो आइए देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास या आधुनिक इतिहास के बारे में। आधुनिक इतिहास, सबसे पहले हम एक मैप बनाते हैं। ये मैप आप देख रहे हैं, ये मैप जो है अफ्रीका का मैप है और इस अफ्रीका के जस्ट ऊपर पे ही ये यहां पर का जो भाग आप देख रहे हैं, ये एक रोमन साम्राज्य था। क्या था? रोमन साम्राज्य। और ये रोमन साम्राज्य जो है दो भागों में डिवाइड हुआ। सबसे पहले ये रोमन साम्राज्य जो आप देख रहे हैं, ये रोमन साम्राज्य काफी समृद्ध था, क्योंकि इसी के जस्ट बगल में यहां पर अरब थे, सऊदी अरब था। उसके बाद यहां पे मिस्र था, टर्की था, यहां पे तुर्की था, ये सब देश यहां पर थे। तो और यहां पर जो है ये चाइना का क्षेत्र था और यहां पर ये इंडिया है। तो यहां पे क्या हुआ था, आइए हम इसके बारे में पहले देखते हैं। तो इस मैप के माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास को हम समझते हैं। ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र यूरोप का क्षेत्र था और यूरोप महाद्वीप के इस क्षेत्र में जो है रोमन साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य काफी समृद्ध था, क्योंकि ये रोमन साम्राज्य जो था यहां से तुर्की, अरब, मिस्र और होते हुए चाइना, यानी ये एशिया के भूभाग में जो है ये एशिया का भूभाग था और एशिया के भूभाग से व्यापार हुआ करता था। तो जो है यही कारण है कि ये काफी समृद्ध क्षेत्र था। ये रोमन साम्राज्य जब दो भागों में डिवाइड हुआ, एक 477 एडी में, कब? 477 एडी में, 477 ईस्वी में रोमन, इस पश्चिमी रोमन साम्राज्य, कौन सा रोमन साम्राज्य? पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर जब जर्मन आक्रमणकारी, कौन? जर्मन आक्रमणकारी का इस पर नियंत्रण हो गया। जर्मन आक्रमणकारी जब इसको अपने अधीन कर लिए, तो ठीक उसके 1000 साल बाद, कितने साल बाद? 1000 साल बाद, लगभग 1000 साल बाद 1453 ईस्वी में, कब? 1453 ईस्वी में जो है ये पूर्वी रोमन साम्राज्य है, पूर्वी रोमन साम्राज्य। 1453 ईस्वी में इस पूर्वी रोमन साम्राज्य पर ऑटोमन तुर्क, किसका? ऑटोमन तुर्क का अधिकार हो गया। जब ऑटोमन तुर्क का अधिकार हो गया,
ये अब पूर्वी रोमन साम्राज्य, ये रोमन साम्राज्य जो था ये कौन सा भाग था? तो वर्तमान में ये कुस्तुनतुनिया, किसको? कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता है। कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल। वर्तमान में ये इस्तांबुल है। इस्तांबुल का क्षेत्र जानते हैं आप, इस्तांबुल के नाम से ये जाना जाता है। तो इस कुस्तुनतुनिया पर पूर्वी रोमन साम्राज्य का जब अधिकार 1453 ईस्वी में हो गया, तो 1453 ईस्वी में इस पर अधिकार होने के बाद जो यहां से एशिया से इसका व्यापार का कड़ी जुड़ा हुआ था, ये अवरुद्ध हो गया और पश्चिमी रोमन साम्राज्य के लोग जो है एशिया की ओर अब व्यापार करने नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि व्यापार करने इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि पूर्वी रोमन साम्राज्य पर ऑटोमन तुर्क का अधिकार हो गया और यहां से रास्ते इसके लिए क्या हो गए? अवरुद्ध हो गए। जब रास्ते इसके लिए अवरुद्ध हो गए तो उसके बाद क्या हुआ कि ये काफी समृद्ध क्षेत्र था और जो समृद्ध क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में जो है तमाम दार्शनिक होते हैं, बहुत सारे वहां जो है लेखक हुआ करते हैं। उस क्षेत्र में के जो राजा होते हैं जो है वो दार्शनिक को, लेखक को, उसके बाद मैप तैयार करने वाले को, कलाकार इत्यादि को अपने क्षेत्र में रखते हैं। तो ये सभी के सभी अब पूर्वी रोमन साम्राज्य से पलायन करके जब ऑटोमन तुर्क का, बेंजाइन का जब इस पर अधिकार हुआ तो ये यहां से पलायन करके पश्चिमी रोमन साम्राज्य की ओर आ गए। अब पश्चिमी रोमन साम्राज्य की ओर आने के बाद क्या हुआ? तो ये 1453 ईस्वी की घटना पूरे इतिहास पर एक व्यापक प्रभाव डाला, अर्थात पूरे इतिहास को ही बदल दिया। क्योंकि 1453 ईस्वी के घटना के कारण ही जो है भौगोलिक खोज प्रारंभ हुआ और वहीं से आधुनिक इतिहास प्रारंभ होता है। तो आइए हम जानते हैं कि आधुनिक इतिहास कैसे कैसे प्रारंभ हुआ। ये 1453 ईस्वी की घटना जो है इतिहास के ऊपर एक व्यापक प्रभाव कैसे डाला, इन तमाम तथ्यों का चर्चा अब यहां किया जाएगा। तो 1453 ईस्वी की घटना, कौन? 1453 ईस्वी की घटना। 1453 ईस्वी की जो घटना थी, इस 1453 ईस्वी के घटना के कारण जो है सबसे पहले भौगोलिक खोज के युग का प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? भौगोलिक खोज के युग का प्रारंभ, भौगोलिक खोज के युग का प्रारंभ हुआ 1453 ईस्वी के घटना के कारण। अब भौगोलिक खोज के युग का जब प्रारंभ हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद लोगों के, यानी वहां जो है कहां, इटली में पुनर्जागरण हुआ। क्या हुआ? इटली में पुनर्जागरण हुआ। और पुनर्जागरण जब इटली में हुआ तो इससे लोगों के अंदर क्या हुई? लोगों के अंदर डेवलपमेंट हुआ। और आप जानते हैं कि अगर पुनर्जागरण के बारे में बताया जाए तो पुनर्जागरण इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था। कहां से हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर से। तो यहां पुनर्जागरण हुआ और पुनर्जागरण जब हुआ तो लोगों के अंदर डेवलपमेंट हुआ, लोग धीरे धीरे विकास किए। उसके बाद क्या हुआ? जब पुनर्जागरण के बाद डेवलपमेंट हुआ तो लोगों के अंदर जो है प्रबोधन हुआ। क्या हुआ? प्रबोधन, एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट क्या है? तो लोगों के अंदर किसी भी चीज पर, किसी भी विषय पर जो है सोचने की शक्ति का विकास हुआ, सोचने की क्षमता बढ़ी और लोगों के अंदर इस तरह की जागृति पैदा हुई कि अब कोई भी विषय पर लोग जो है वो तर्क वितर्क कर सकते हैं, अर्थात तर्क शक्ति का क्या हुआ?
तर्क शक्ति का विकास हुआ लोगों के अंदर। जब लोगों के अंदर तर्क शक्ति का विकास हुआ तो उसके बाद जो है यहां से जो है ईसाइयत का यानी ईसाई धर्म जो है के प्रचार प्रसार के लिए लोग जुट गए। इस ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में दो तरह के ईसाई हुआ करते थे। एक होते थे जो पौराणिक पहले से ईसाई धर्म को मानते थे, उसको कैथोलिक क्या कहा जाता था, कैथोलिक कहा जाता था। और जो बाद में इसको सोच विचार कर मानने लगे, ठीक है, सोचते विचारते थे कि यह सही है या गलत है, उसका अगर सही होता तो उन चीजों को अपनाते थे, यदि गलत होता था तो उसका विरोध करते थे। तो इसको प्रोटेस्टेंट कहा गया। और प्रोटेस्टेंट में कौन है, जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर, ठीक है, ये मार्टिन लूथर जो है ये रंग भेद के खिलाफ जो है आंदोलन चलाए थे। तो देख रहे हैं कि 1453 ईस्वी की घटना जो है पूरे इतिहास पर एक व्यापक प्रभाव डालता है कि 1453 ईस्वी के घटना के कारण भौगोलिक खोज के युग का प्रारंभ होता है। दूसरा पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना, अर्थात यूरोप अब तक सोया हुआ था, लेकिन पुनर्जागरण जब भौगोलिक खोजें हुई तो भौगोलिक खोज के कारण जो है अब यूरोप जग चुका था। और जब लोग जगे तो उसके अंदर डेवलपमेंट की प्रवृत्ति आई, लोग धीरे धीरे विकास किए और डेवलपमेंट के बाद लोगों के अंदर प्रबोधन हुआ, एनलाइटमेंट हुआ। और इन तमाम घटनाओं के मिलने के बाद लोगों की तर्क शक्ति का विकास हुआ, अपने धर्म का प्रचार करने लगे लोग। और ईसाई धर्म दो भागों में बटा हुआ था, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक क्या था, तो कैथोलिक जो था ये प्राचीन समय से ही ईसाई को जो मानते थे, यानी पारंपरिक तरीके से जो ईसाई को मानते थे वो कैथोलिक कहलाए। और जो सोच विचार कर जो है यह धर्म सही है या गलत है उसका विरोध करते थे, अच्छाई को अपनाते थे, तो वैसे ईसाई धर्म को मानने वाले लोग जो है प्रोटेस्टेंट कहलाए। उसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर हुआ। जैसे पुनर्जागरण जो हुआ था ये इटली के फ्लोरेंस नगर से शुरू हुआ था। तो अब 1453 ईस्वी की घटना के कारण जो है यूरोप जो सोया हुआ था अब ये आधुनिक काल में प्रवेश कर रहा है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस भौगोलिक खोज के युग का प्रारंभ जो हुआ इन घटनाओं से क्या क्या हुआ। तो भौगोलिक खोज के युग का प्रारंभ, भौगोलिक खोज के युग का प्रारंभ। अब देखते हैं कि भौगोलिक खोज के युग का प्रारंभ कैसे हुआ। तो सबसे पहले 1453 ईस्वी की घटना, 1453 ईस्वी की ये घटना नहीं होता, पूर्वी रोमन साम्राज्य का इस पर जो है पूर्वी रोमन साम्राज्य के ऊपर ऑटोमन तुर्क का अधिकार नहीं होता, तो ये रोमन साम्राज्य यानी यूरोप वासियों का ये रास्ता अवरुद्ध नहीं होता एशिया की ओर आने के लिए। और एशिया की ओर आने के लिए जब इसका रास्ता अवरुद्ध नहीं होता तो वैसी परिस्थिति में जो है लोग भौगोलिक दूसरे रास्ते का चयन नहीं करते ये यूरोपवासी। तो जो है ऑटोमन तुर्क का अधिकार 1453 ईस्वी में जब पूर्वी रोमन साम्राज्य के ऊपर हो गया तो उसके बाद लोग यहां से पलायन करके पश्चिमी रोमन साम्राज्य की ओर आ गए। और जो है यहां पर जब आ गए तो इनको एशिया की ओर जाने के लिए जो है नए रास्ते की
तलाश करना आवश्यक था और नए रास्ते के तलाश के लिए इन्होंने भौगोलिक खोज के युग का प्रारंभ किया, जिसमें 1453 ईस्वी की घटना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके बाद क्या था, तो दूसरा जो था ये 1453 ईस्वी के घटना के बाद जो है शासकों और सबसे पहले जो है आविष्कार, ठीक है, आविष्कार किस चीज का आविष्कार, तो इसने सबसे पहले कंपास का आविष्कार किया। कंपास क्या होता है, तो दिशा सूचक यंत्र, क्योंकि दिशाओं के बारे में ज्ञान दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। तो आविष्कार किया और आविष्कार डिस्कवरी किया, और आविष्कार में भी किस चीज का आविष्कार किया सबसे पहले इसने, तो कंपास का आविष्कार किया। और इस कंपास के आविष्कार के बाद लोगों के अंदर दिशा के ज्ञान की जो है जागृति पैदा हुई। अब लोग किस दिशा में जाएंगे उस यंत्र के माध्यम से, उस यंत्र के सहारे से लोग जो है दिशाओं का चयन कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, तीसरा कारण क्या था, तो तीसरा कारण था भौगोलिक खोज के युग का कि शासकों और व्यापारियों को जो है क्या मिलना, प्रोत्साहन मिलना। शासकों और व्यापारियों को दूसरे देश के लोगों के माध्यम से प्रोत्साहन मिलना, ठीक है। उसके बाद उसमें भी कौन कौन से देश, मुख्य रूप से दो देश को, एक पुर्तगाल को और दूसरा स्पेन को। इन दो देशों के शासकों और व्यापारियों को प्रोत्साहित किया गया कि आप नए रास्ते का चयन कीजिए एशिया तक जाने के लिए और अपने यानी वहां से जो है व्यापार करना प्रारंभ कीजिए। उसके बाद भौगोलिक खोज का चौथा कारण क्या था, तो चौथा कारण था कि मार्को पोलो के बारे में आप लोग जानते होगा। मार्को पोलो, चौथा कारण क्या था, तो मार्को पोलो एक इटली का यात्री था। इटली का एक व्यक्ति था, कौन, मार्को पोलो, जो 13वीं शताब्दी में पांड देश की यात्रा पर आया था। और इस मार्को पोलो का जन्म 1254 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1254 ईस्वी में। और ये मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में पांड देश की यात्रा पर आया था, अर्थात चाइना की ओर इसने जो है आया था यात्रा करने के लिए, चूंकि इटली यहीं पर है, ठीक है। और यहां से चाइना की ओर जो है इटली जो है, यहां से चाइना की ओर जो एंट्री किया था ये, और यहां से जब यहां आया तो देखा इसने एशिया को, तो एशिया काफी समृद्ध था, एशिया काफी समृद्ध क्षेत्र था। यहां जो है ये कृषि प्रधान क्षेत्र था। इस क्षेत्र से जो है इसके अंदर जागृति पैदा हुई कि यहां जो आए हैं, यहां की संस्कृति, यहां का संस्कार और यहां के जो क्षेत्र हैं वो कृषि प्रधान क्षेत्र हैं, इसलिए यहां से व्यापार किया जा सकता है। तो अपने तमाम यात्रा के जो है घटनाओं को जो है मार्को पोलो के द्वारा एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया। इस यात्रा वृत्तांत को जब लिखा तो कुछ ही दिनों के बाद इस यात्रा वृत्तांत को पढ़े, कौन पढ़े, यात्रा वृत्तांत को, इस यात्रा वृत्तांत को जो है पुर्तगालियों के द्वारा पढ़ा गया, ठीक है। तो ये भी एक कारण रहा किस चीज के लिए, भौगोलिक खोज के युग के प्रारंभ के लिए। उसके बाद पांचवा कारण क्या रहा, तो पांचवा कारण रहा भौगोलिक खोज के युग के प्रारंभ के लिए धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या, तो यूरोप के क्षेत्र और जो है एशिया के क्षेत्र में जो है इस्लाम धर्म व्यापक रूप से फैल गया था। तो इस इस्लाम धर्म को समाप्त करने के उद्देश्य से, इस्लामों का वर्चस्व समाप्त करने के उद्देश्य से जो है इसने धार्मिक आंदोलन शुरू किया। धार्मिक
आंदोलन शुरू किया और धार्मिक आंदोलन के साथ ही जो है ये ईसाई लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना क्या किया, शुरू किया एशिया और यूरोप के क्षेत्र में। तो एशिया और यूरोप के क्षेत्र में जब ये प्रचार प्रसार शुरू किया तो इन्हीं तमाम घटनाओं के कारण जो है भारत में ही नहीं बल्कि यूरोपीय क्षेत्र और जो है इन तमाम क्षेत्रों में जो है आधुनिक इतिहास का प्रारंभ हुआ। अब आधुनिक इतिहास के प्रारंभ में इन तमाम चीज के कारण जो है भौगोलिक खोज के युग का प्रारंभ हुआ। जैसे 1453 ईस्वी की घटना इसमें महत्वपूर्ण थी। दूसरा आविष्कार हुआ, किसका आविष्कार हुआ, तो कंपास का आविष्कार हुआ। उसके बाद कंपास के आविष्कार के बाद जो है शासकों और व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला। शासक और व्यापारियों को जब प्रोत्साहन मिला, इसमें भी मूल रूप से दो व्यापारी को, एक पुर्तगाल को और दूसरा स्पेन को। उसके बाद जो है मार्को पोलो जो एक इटली का यात्री था जिसका जन्म 1254 ईस्वी में हुआ था, ये जो है चीन का यात्रा किया था और चीन का यात्रा कर जो है एक यात्रा वृत्तांत लिखा और यात्रा वृत्तांत में जो है इस जो है इन क्षेत्रों का उसमें वर्णन किया। उसके बाद जो है चौथा धार्मिक आंदोलन हुआ और धार्मिक आंदोलन के कारण जो है यानी इस्लाम धर्म पूरे जो है एशिया और यूरोप के क्षेत्र में धीरे धीरे फैल रहे थे। तो इन चीजों को समाप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने ईसाईयत का प्रचार प्रसार करना शुरू किया और इन्हीं के कारण जो है भारत में जो है भौगोलिक खोज के युग का प्रारंभ हुआ। तो आइए हम जानते हैं कि भौगोलिक खोज के युग का प्रारंभ जो हुआ वो किस प्रकार हुआ, इन चीजों के बारे में हम समझते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक पुर्तगाली राजकुमार थे। कौन थे? पुर्तगाली राजकुमार जिसका नाम क्या था? हेनरी द नेविगेटर। क्या था? हेनरी द नेविगेटर। ये हेनरी द नेविगेटर जो था, नेविगेटर शब्द क्यों लगा हुआ है? इस नेविगेटर का अर्थ नाविक होता है। क्या होता है? नेविगेटर का अर्थ नाविक। ये हेनरी द नेविगेटर जो थे, ये हेनरी द नेविगेटर अफ्रीकन कोस्ट का मैप तैयार किया। ये अफ्रीका का कोस्ट है और इस अफ्रीकन कोस्ट का इसने क्या किया? मैप तैयार किया। अफ्रीकन कोस्ट का मैप तैयार किया। कौन? हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर इस अफ्रीकन कोस्ट का जब मैप तैयार किया, क्यों मैप तैयार किया? क्योंकि रास्ता इधर अवरुद्ध हो चुका था, एशिया की ओर नहीं जा पा रहा था, इसलिए नए रास्ते की तलाश के लिए जो है पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने जो है अफ्रीकन कोस्ट का मैप तैयार किया। अफ्रीकन कोस्ट का जब इसने मैप तैयार किया तो उसके बाद हेनरी द नेविगेटर के बाद दूसरा पुर्तगाली जो था वो था बार्थोलोम्यू डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोम्यू डियाज जो दूसरा पुर्तगाली था, इसने क्या किया कि इस रास्ते से जो हेनरी द नेविगेटर के द्वारा मैप तैयार किया उसी का अनुसरण करते हुए आगे की ओर बढ़ा। जब ये आगे की ओर यहां बढ़ा तो ये रास्ता यहां से टर्न ले रहा था, यू टर्न ले रहा था
और यू टर्न जब ले रहा था अफ्रीकन कोस्ट के सहारे, तो यहां से आगे की ओर ये जब बढ़ा तो देखा कि ये रास्ता यू टर्न है, यानी टोपी के आकार का था, इसलिए कैप के आकार का था, इसलिए इसका नाम रखा केप ऑफ गुड होप। इस रास्ते का नाम क्या रखा? केप ऑफ गुड होप। तो पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था कि जो है अफ्रीकन कोस्ट का मैप किसने तैयार किया? तो हेनरी द नेविगेटर। कहां का राजकुमार था? तो पुर्तगाल का राजकुमार था। दूसरा प्रश्न क्या उठा यहां से? तो अफ्रीकन कोस्ट का मैप किसने तैयार किया था? तो हेनरी द, पहला तो प्रश्न था ये, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या था? तो केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया? तो बार्थोलोमियो डियाज ने किया। कहां का था? तो ये भी अफ्रीका का था। उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या तैयार होता है यहां से? तीसरा प्रश्न देखिए, अब ये केप ऑफ गुड होप का जो खोज किया, तो इस रास्ते का अवलंबन करते हुए तीसरा पुर्तगाली जो था, इसका नाम था वास्को डिगामा। क्या नाम था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ये पुर्तगाली था। कहां का था? पुर्तगाल का था। ये इसी केप ऑफ गुड होप रास्ते का अवलंबन करते हुए आगे की ओर बढ़ा, और जैसे ही आगे बढ़ा तो देखा कि यहां पर एक जो है ये इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन का क्षेत्र था, और इस इंडियन ओशियन के क्षेत्र में, यानी हिंद महासागर के क्षेत्र को होते हुए जब आगे बढ़ा, तो आगे ये जो है बढ़ता गया और जो है कालीकट केरल के बंदरगाह पर पहुंचा। तो कालीकट केरल के बंदरगाह पे पहुंचा, तो उसके बाद पहले हम एक दो टर्म और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसके बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि चौथा एक और पुर्तगाली था, ठीक है। चौथा पुर्तगाली जो था, ये उसका नाम क्या था? तो चौथा पुर्तगाली जो था उसका नाम था मैगलन। क्या नाम था? मैगलन। ये मैगलन जो है इस रास्ते का चयन किया, और इस रास्ते को होते हुए जब ये आगे की ओर बढ़ा, ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ने के बाद यहां से जब ये टर्न लिया, ठीक है, ये इधर की रास्ते में ना जाकर जो है ये इस साइड आ गया, ठीक है, इस साइड अर्थात अमेरिका की ओर, जो है दक्षिणी अमेरिका के रास्ते के नीचे से होकर जो है ये जब आगे बढ़ा, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक जो है महासागर है, इस अटलांटिक महासागर के रास्ते से तो आया, लेकिन ये आगे जो है जाना था इसको पश्चिम की ओर, ये पश्चिम की ओर के बदले में जो है ये किधर, सॉरी, जाना था इसको पूरब की ओर, और पूरब की ओर के बदले में किधर चला आया? पश्चिम की ओर आया। तो जब यहाँ पश्चिम की ओर आया तो इसने देखा कि यहाँ पर जो है एक सागर है, और ये सागर काफी शांत है, काफी शांत है। आप जानते हैं कि जो सागर जितना शांत होता है उतना गहरा होता है, तो काफी शांत होने के कारण इस सागर का, इस महासागर का इसने नाम रखा प्रशांत महासागर, यानी पैसिफिक ओशियन। तो इसने इसको क्या कहा? पैसिफिक था। और ये चारों ओर जब घूमा, ठीक है, तो मैगलन ने कहा कि पृथ्वी गोल है, अर्थात मैगलन एक ऐसा पुर्तगाली यात्री था जो समुद्री मार्ग के माध्यम से संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाया था, और इसने कहा कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद जो है जब पुर्तगाल इस तरह का खोज कर रहा था, इंडिया जा रहा था, तो ये बात धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाल है और यहाँ पे स्पेन है, तो स्पेन को पता चला ये बात कि ऐसा जो है इंडिया, यानी पुर्तगाली जो है ये इंडिया जा रहे हैं, और इंडिया जा जाकर जो है वहां खोज, यानी नए नए रास्ते का खोज कर रहे हैं। तो इस तरह
से जो है इसको भी, स्पेन को भी लगा कि हमें भी जाना चाहिए। तो स्पेन ने एक व्यक्ति को स्पॉन्सर किया, एक व्यक्ति को स्पॉन्सर किया। मैंने क्या कहा कि स्पॉन्सर किया, ठीक है। यानी स्पॉन्सर का मतलब होता है एक व्यक्ति को नियुक्त किया और कहा तू भी जा और देख कि पुर्तगाली सब इंडिया जा रहे हैं, यानी वहां नई नई खोज कर रहे हैं, तो तू भी जा उसको जरा खोज, ठीक है। तो ये पुर्तगाली, ये स्पेनिश, कौन, स्पेनिश जो था, ये कौन था, जिसका नाम कोलंबस था। क्या नाम था इसका, इस स्पेनिश का, कोलंबस। कोलंबस, ये कोलंबस जो है यानी स्पेन के व्यक्ति थे, इसको नियुक्त किया गया था, ठीक है। स्पेनिश ने नियुक्त किया था कोलंबस को, और ये इस रास्ते के सहारे जो है यहां से ये इधर की ओर आ रहे थे। तो इसे जाना चाहिए था किधर, इसे जाना चाहिए पूरब की ओर, लेकिन ये यहीं से पश्चिम की ओर टर्न ले लिए। और यहां पर जो था ये क्षेत्र अमेरिका का था। कौन सा क्षेत्र था, अमेरिका का। तो इस क्षेत्र में, अमेरिका के क्षेत्र में पहुंचा, लेकिन जब यह यहां आया तो इसको लगा कि हम इंडिया पहुंच गए हैं, लेकिन ये इंडिया पहुंचा नहीं था। ये पहुंच कहां गया था, तो अमेरिका पहुंच गया था। अर्थात कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया। तो अमेरिका पहुंचा और यहां के लोगों को इसने क्या कहा, इंडियन कहा। क्या कहा, इंडियन। यही कारण है कि आज भी वहां रेड इंडियन जनजाति पाए जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, तो हम थे कहां पे, तो ये पुर्तगाली जो है वास्को डी गामा के ऊपर। चलिए आइए आते हैं फिर से हम वास्को डी गामा के पास। तो वास्को डी गामा हम आते हैं वास्को डी गामा के पास। तो यहां से वास्को डी गामा क्या हुआ, वास्को डी गामा ये पुर्तगाली यात्री था। ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते जो है आगे की ओर बढ़ा। केप ऑफ गुड होप के रास्ते जब आगे की ओर बढ़ा तो यहां से ये जो है बीच रास्ते में जब आया तो ये रास्ता भटक गया था। जब रास्ता भटका ये कौन, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, तो इसे बीच में एक गुजरात का पथ, गुजरात यहाँ पे है, समझ रहे हैं ना, ये गुजरात का क्षेत्र है। तो गुजरात का एक पथ प्रदर्शक था, ठीक है। गुजरात का पथ प्रदर्शक था, उसका नाम था अब्दुल माजिद। यानी गुजरात का एक बिजनेसमैन था, उसका नाम क्या था, अब्दुल माजिद। कभी कभी इतिहास में उसका चर्चा अब्दुल महीद के रूप में भी रखता है। तो ये अब्दुल माजिद जो है जब आगे की ओर बढ़ा, यानी तो देखा कि एक जहाज आ रहा है, ठीक है। तो उसने पूछा कि कहां जा रहे हो भाई, तो बोला कि वास्को डी गामा ने बोला कि अरे हमें जो है इंडिया जाना है, क्योंकि इस इंडिया के बारे में ये सुना था वास्को डी गामा, क्योंकि जो है इंडिया जो था, भारत जो था, ये सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाते थे और सबके मन में यही ललक था कि आखिर ये सोने की चिड़िया के नाम से क्यों जानी जाती है। तो सोने की चिड़िया के नाम से जाने के कारण इसका तलाश जो है होने लगा। तो इसने जो है कहा चलो हम भी जा रहे हैं उधर ही। तो उसने वहां आगे की ओर ले गया और ये कालीकट केरल के बंदरगाह पर पहुंचा। और कालीकट केरल के बंदरगाह पर वास्को डी गामा सन 1498 ईस्वी में कब पहुंचा, सन 1498 ईस्वी में पहुंचा और कप्पक डाबू में जो है अपना बेड़ा डाला। उसके बाद जो है वहां के एक राजा थे, हिंदू राजा थे, जिसकी पैतृक उपाधि जो थी वो जमोरीन की थी। किसकी थी, पैतृक उपाधि उस राजा की क्या थी, जमोरीन की। और उससे वो मिला। जब जमोरीन से वो मिला तो जमोरीन ने उसका भव्य स्वागत किया। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि एक विदेशी यात्री आया है और विदेशी यात्री जो भारत को लूटने के लिए के उद्देश्य से आया है और उसका भव्य स्वागत कर रहा है। देखिए
यहाँ पे पुर्तगालियों का उस समय जरा सा भी उद्देश्य नहीं था कि हम भारत को लूटने के लिए जा रहे हैं, बल्कि उसका यह उद्देश्य था उस समय कि हम भारत से बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं। तो जो है पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जब कालीकट केरल के बंदरगाह पर सन 1498 ईस्वी में पहुंचने के बाद जब राजा जमोरिन से मिला, तो जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया। भव्य स्वागत करने का मूल कारण था कि भारत एक संस्कृति से परिपूर्ण देश है और यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा जो है प्राचीन काल से ही चलता आ रहा था, इसलिए जो है इसने इसका भव्य स्वागत किया। और जब भव्य स्वागत किया तो उसके बाद जो है यानी वास्को डी गामा जो था, इसने सोचा कि यहां थोड़ा घूम लेते हैं। तो इसने भारत के लगभग कुछ भूभाग में घुमा, तो इसको लगा कि वास्तव में भारत सोने की चिड़िया के नाम से जानी जाती है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण जो है भारत सोने की चिड़िया के नाम से जानी जाती है। क्योंकि वास्को डी गामा जहां उतरा था, यहां ये केरल कालीकट के बंदरगाह पर आया था और केरल जिसे मसालों के बाग के नाम से जाना जाता है, जब यहां आया तो देखा कि यहां काली मिर्च, जड़ी बूटी, मसाले इत्यादि की खेती व्यापक तौर पर और एक अच्छे किस्म की होती है। तो इसने कहा किससे? जमोरिन से, कि मुझे जो है व्यापार करने की अनुमति दीजिए यहां से। तो जमोरिन ने जो इसको कहा ठीक है, व्यापार करने की अनुमति दिया वास्को डी गामा को। और वास्को डी गामा जो है, अब यहां से प्रश्न क्या उठता है कि किस रास्ते से आया था वास्को डी गामा? तो केप ऑफ गुड होप वाया इंडिया का खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा ने। सबसे पहला क्या था कि अफ्रीकन कोस्ट का मैप किसने तैयार किया? तो हेनरी द नेविगेटर। कहां का राजकुमार था? पुर्तगाल का। दूसरा पुर्तगाली। उसके बाद प्रश्न उठता है कि केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया? तो बार्थोलोमियो डियाज ने किया। तीसरा प्रश्न यहां से उठता है कि जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि केप ऑफ गुड होप वाया, इसे अंतरमासा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किसको? केप ऑफ गुड होप को। तो केप ऑफ गुड होप वाया इंडिया का खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा ने किया। वास्को डी गामा जब यहां पहुंचा, कब पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी में पहुंचा था। कहां उतरा था? कालीकट केरल के बंदरगाह पर अपना बेड़ा पहला कहां डाला था? तो कप्पक डागू में डाला था। वहां के केरल के राजा कौन थे? तो जमोरिन थे। और जो है उसके बाद क्या हुआ कि यहां से जो है ये काली मिर्च, जड़ी बूटी, मसाले इत्यादि अपने जहाज में भरकर, और उस जहाज का क्या नाम था? तो हेक्टर नामक जहाज था। ठीक है, उस हेक्टर नामक जहाज में भरकर जो है यहां से ये पुनः केप ऑफ गुड होप के रास्ते जो है कहां पहुंच गया? पुर्तगाल पहुंच गया। कहां पहुंच गया? पुर्तगाल पहुंच गया। और पुर्तगाल में जब ये बेचा तो आने जाने इतने बड़े रास्ते का अवलंबन कर, यानी आने जाने के खर्च को छोड़कर इन्हें वास्को डी गामा को 60 गुना अधिक लाभ प्राप्त हुआ। कितना? 60 गुना अधिक लाभ। अब समझ सकते हैं कि 60 गुना अधिक लाभ जब प्राप्त हुआ तो ये बात उस क्षेत्र में धीरे धीरे फैलने लगा। जब धीरे धीरे फैलने लगा तो लोग इसके बारे में पता करने लगे कि आखिर वास्को डी गामा इतना अमीर कैसे बन गया है, वास्को डी गामा के अमीर बनने का क्या कारण है। तो इसने जब पता लगाया वहां के लोग, तो उसमें सबसे पहले जो पता लगा वो किसको पता लगा था? तो सबसे पहले पता लगा पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को। किसने? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, यानी ये भी पुर्तगाली था। क्या था? पुर्तगाली था। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को इस बात का पता लगा
कि वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत जाया करता है और भारत से जो है मसाले, जड़ी बूटी और जो है काली मिर्च इत्यादि लाकर पुनः पुर्तगाल में बेचता है। यही कारण है कि ये इतना अमीर हो गया है। तो जो है ये यहाँ जो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भी वहां से चल पड़ा और जैसे ही यहाँ जो है कालीकट केरल पहुंचा, अर्थात पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो है 1500 पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो है ये 1500 ईस्वी में जो है भारत आया था और ये दूसरा पुर्तगाली यात्री था जो भारत व्यापार के उद्देश्य से पहुंचा। उसके बाद जो है ये भी जब यहां लाकर बेचा, ये भी काफी लाभ कमाया। तो ये बात धीरे धीरे जो है संपूर्ण क्षेत्र में धीरे धीरे क्या हुआ, फैलने लगा और संपूर्ण क्षेत्र में जब फैलने लगा यह बात, तो जो है और सब देश के लोग भी यहां आना चाहते थे। तो इससे पहले क्या हुआ कि अब यहाँ के जो राजा, यहाँ के जो सरकार थे पुर्तगाल के जो सरकार थे वो वहां से इंडिया जो है वायसराय को भेजना प्रारंभ किया और सबसे पहले वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा और इसको कहा कि आप भारत जाइए और भारत में हिंद महासागर पर कब्जा स्थापित कीजिए। तो हिंद ये इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन का क्षेत्र है पूरा। तो ये इंडियन ओशियन का ये हिंद महासागर का क्षेत्र था। कहा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर पुर्तगाल की सरकार ने जो है भारत भेजा उसी केप ऑफ गुड होप के रास्ते और कहा कि आप भारत जाइए और भारत में जो है आप इंडियन ओशियन पर यानी जो हिंद महासागर पर कब्जा स्थापित कीजिए। और इस कब्जा स्थापित करने के उद्देश्य से कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने जो है यहां एक ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया। ब्लू वाटर पॉलिसी। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में कौन आया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया था। कब आया था, तो 1505 ईस्वी में आया था। कब तक रहा था, 1509 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद इसने जो है क्यों भेजा था इसको, तो भेजने का मूल कारण था कि हिंद महासागर पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, यानी पुर्तगालियों का उस पर नियंत्रण होना चाहिए, तो इसीलिए भेजा गया था। तो इस उद्देश्य से इसने किस पॉलिसी को अपनाया, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति अपनाया। और शांत जल की नीति अपनाकर जो है इसने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने जो है यहां पर शांत जल की नीति अपनाने के लिए 2 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े थे, तो मूल रूप से इसने 2 युद्ध लड़ा। एक जो है युद्ध लड़ा था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने चौल के समीप, यानी चौल का युद्ध जो 1508 ईस्वी में हुआ, और दूसरा 1509 ईस्वी में दीव का युद्ध। 1508 ईस्वी में चौल का युद्ध क्यों हुआ, तो इस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। अब यहां ये अरब, तुर्क और जो है मिस्र ये सब व्यापार किया करते थे भारत के साथ। इस रास्ते से आकर ये व्यापार करते थे, तो व्यापार करते थे तो ये हिंद महासागर की ओर से ही आया करता था। अब वास्को डी गामा यहां पहुंच गया और पुर्तगाली यात्री, पुर्तगालियों का यहां पर इंडिया पर वर्चस्व होने लगा। वर्चस्व ही नहीं, यहां से व्यापार तो किया ही,
तो जब इसके व्यापार में जो है, इसके तुर्क, अरब और मिस्र के व्यापार में जो है ये बाधा डाल रहा था, क्योंकि ये पहले से यहां व्यापार कर रहा था और पुर्तगाली यहां टपक पड़ा, तो स्वाभाविक तौर पर इन तीनों को जो है, इन सभी देशों को जो है दिक्कतें हुई कि हम पहले से व्यापार कर रहे हैं, दूसरा दुश्मन पहुंच चुका है। तो इस उद्देश्य से इसने जब ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया, तो ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करने पर इसका विरोध किया इसने। तो इसका कौन? तुर्क, अरब और मिस्र ने। तो इसने यहां पर 2 युद्ध लड़े। एक युद्ध था चौल का युद्ध, ये 1508 ईस्वी में हुआ, और दूसरा था दीव का युद्ध, ये 1509 ईस्वी में हुआ। 1508 ईस्वी में जो चौल का युद्ध लड़ा गया यहां पर, ये अरब, मिस्र और तुर्क और ये 3 अयहड़ पुर्तगाली थे, इसने लड़ा और पुर्तगाली इस युद्ध में हार गए थे। उसके बाद 1509 ईस्वी में इसने यहाँ पे दीव का युद्ध लड़ा, ठीक है, और दीव का युद्ध लड़ा तो जो है दीव के युद्ध में इसने इसे पराजित कर दिया था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था, जो यहां नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आया, इसने अपना झंडा तो गाड़ दिया। यही कारण है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पुर्तगीज शक्ति का जो है प्रथम संस्थापक कहा जाता है, अर्थात प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया। लेकिन पूर्णतः इसको संगठित नहीं कर पाया, इस क्षेत्र को जो है संगठित नहीं कर पाया। तो क्यों? संगठित अगर कर पाता तो ये वास्तविक संस्थापक होता, लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक नहीं हुआ। तो वास्तविक संस्थापक हुआ कौन? तो इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने जो है यहाँ दोनों युद्ध लड़ा। इसके बाद जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क दूसरा पुर्तगाली वायसराय था। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को दूसरा पुर्तगाली वायसराय के रूप में 1509 से जो है 1509 में भेजा गया और 1515 ईस्वी तक ये भारत में रहा। 1509 ईस्वी में जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क यहां आया, तो इसके द्वारा जो ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की गई थी, इसको ये संगठित किया। इसने यहां पर अपने आप को मजबूत किया और अपनी शासकीय व्यवस्था को मजबूत कर जो है इस ब्लू वाटर पॉलिसी के माध्यम से इस पर जो है अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया और अधिकार स्थापित किया भी। इसलिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने इतना ही नहीं, इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जो है कोचीन को अपनी राजधानी बनाया। किसको? कोचीन को अपनी राजधानी बनाया अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। तो यहां से प्रश्न पूछता है कि जो है पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पूछता है कि जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जो है किसको अपना राजधानी बनाया था? तो कोचीन को अपनी राजधानी बनाया। तो वास्तविक संस्थापक का मतलब है, देखिए वास्तविक संस्थापक उसको कहा, संस्थापक कोई और होता है, वास्तविक संस्थापक कोई और होता है। जैसे देखते हैं अकबर के शासन यानी मुगल सम्राट में जो है बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, उसने उसको जन्म दिया, उसने झंडा गाड़ा कि ये क्षेत्र मेरा है, ठीक है। लेकिन जो है वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो वास्तविक संस्थापक जो उस क्षेत्र को संगठित करते हैं, एक से दूसरे में जोड़ते हैं और उस क्षेत्र पर पूर्ण रूपेण नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो या वास्तविक संस्थापक जो राजधानी भी बनाया करता है, तो ये वास्तविक संस्थापक जैसे जो है मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और वास्तविक संस्थापक अकबर थे, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये संस्थापक था पुर्तगीज शक्ति का, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन हुआ? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जो है 1510 ईस्वी में यहां पर एक गोवा, ठीक है, इस गोवा पर इसने जो है 1510 ईस्वी में
बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से। किससे? बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से। बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा को जीत लिया। तो एक ये क्षेत्र हो गया, गोवा को जीता, ठीक है। उसके बाद दूसरा, यूसुफ आदिल शाह से जब इस क्षेत्र को इसने जीत लिया तो उसके बाद क्या किया कि जो है यहाँ पे एक होमुर्ज था, ठीक है, यहाँ पे होमुर्ज था। कौन सा क्षेत्र था? होमुर्ज। और यहाँ पे क्या था? मलक्का। यहाँ पे एक मलक्का का क्षेत्र था, मलक्का, ये क्षेत्र मलक्का का था। तो यहां से ये इंडियन ओशियन है, ये पूरा इस तमाम क्षेत्र पर जो है ये होमुर्ज पर अधिकार स्थापित किया। उसके बाद इसने मलक्का पर अधिकार स्थापित किया, ठीक है। कौन? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने होमुर्ज और मलक्का पर और गोवा पर अपना जो है अधिकार स्थापित कर लिया। जब अधिकार स्थापित पूर्ण रूपेण कर लिया तो इस क्षेत्र को इसने क्या नाम रखा? इस क्षेत्र का नाम इसने रखा एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया, अर्थात अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा जो है ये पुर्तगाली कंपनी का नाम जो है क्या रखा? एस्तादो द इंडिया। और इस एस्तादो द इंडिया के माध्यम से जो है एक कार्टेज आर्म्ड कैफिली सिस्टम का शुरुआत किया। क्या है? कार्टेज आर्म्ड कैफिली सिस्टम। क्या है कार्टेज आर्म्ड कैफिली सिस्टम? तो जब हिंद महासागर पर पूर्ण रूपेण पुर्तगालियों का अधिकार हो गया तो इस रास्ते से अब जो भी जहाज जाया करते थे तो उसको टैक्स देना होता था। बिना टैक्स दिए हुए इस रास्ते से, हिंद महासागर के रास्ते से जहाज अब नहीं जा सकता था। यदि हिंद महासागर के रास्ते से कोई भी जहाज गुजरता था, कोई भी व्यापारी व्यापार करने के उद्देश्य से गुजरता था तो उसको एक लाइसेंस लेना होता था, एक परमिट लेना होता था। इस कार्टेज का अर्थ परमिट है। इस कार्टेज का अर्थ क्या है? परमिट। एक लाइसेंस लिया। दूसरा क्या है? आर्म्ड। आर्म्ड का मतलब क्या हुआ? आर्मेडा। आर्मेडा से बना है आर्म्ड। ये आर्म्ड से ही आर्मेडा बना है, ठीक है। तो ये आर्म्ड जो है यानी बंदूक, गोली और विभिन्न तरह के यंत्र, इसके साथ विभिन्न तरह के हथियार रहा करते थे। और इस आर्म्ड के साथ एक काफिला गुजरता था, ठीक है। आर्म्ड के साथ एक काफिला में रखता था, ठीक है। यानी भीड़ जो है एक इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक तरह से जो है बॉडीगार्ड अपने साथ लेकर चलता था। और ये इसका काम क्या होता था? आर्म्ड का काफिला लेकर क्यों गुजरता था? तो जो जहाज इस रास्ते से होकर जाया करते थे तो उस जहाज को जाने में किसी भी तरह का अवरुद्ध उत्पन्न ना हो। ये जहाज अगर जाया करता है तो उसके माल को कोई लूटे ना, उसके सामान को कोई ना लूटे। इस उद्देश्य से अपने एक कार्टेज आर्मेडा काफिले सिस्टम का शुरुआत किया, अर्थात आर्म के साथ अपना काफिला लेकर चला करता था। इसका जो मूल काम था ये इस रास्ते से होकर जो जहाज गुजरा करते थे उसमें काफी जो है कीमती सामग्री हुआ करता था। तो उस सामग्री उस व्यक्ति से वो इस रास्ते से जब गुजरता था तो टैक्स लेता था, तो उस टैक्स के बदले में उसको प्रोटेक्शन देता था, ठीक है। इसकी रक्षा करता था इस आर्म्ड काफिला के माध्यम से कि अगर कोई जहाज जाए तो उस जहाज से कोई भी सामान लूटे नहीं।
तो इस प्रकार अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो है भारत में अस्थायी पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और जो है अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने इस क्षेत्र में जो है अपने आप का और जो है अपने आप को और संगठित करने के लिए जो है अस्थायी पुर्तगीज बस्ती बसाना शुरू किया। अस्थायी पुर्तगीज बस्ती बसाना शुरू किया और अस्थायी पुर्तगीज बस्ती बसाकर जो है यहाँ के औरतों से जो है किसको, जो पुर्तगाली लोग हुआ करते थे उसको विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि पुर्तगालियों के जनसंख्या में वृद्धि हो सके। तो पुर्तगाली की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसी उद्देश्य से इसने गोवा में एक चर्च का निर्माण किया जिसका नाम सेंट जेवियर्स चर्च रखा, जिसमें पुर्तगाली लोग विवाह स्थापित करते थे और उसमें पूजा किया करते थे। ठीक है, उसके बाद जो है अल्बुकर्क का एक और बड़ा काम भारत में क्या हुआ कि जो सती प्रथा था, भारत में जो सती प्रथा था उस सती प्रथा को अल्फांसो द अल्बुकर्क ने समाप्त किया। भारत में पहली बार समाप्त करने का प्रयास जो किया इसने किया, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किया। सती प्रथा क्या था? तो सती प्रथा जो है जब किसी विवाहित पत्नी के पति मर जाते थे तो वैसी परिस्थिति में उस मृत पति के साथ पत्नी को भी जो है जला दिया जाता था और ये एक भारत के अंदर बहुत बड़ी कुरीति थी। इस कुरीति को दूर करने का सर्वप्रथम प्रयास जो है द्वितीय पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा किया गया और इसके बाद तीसरा पुर्तगाली वायसराय के रूप में कौन आया? नूनो डी कुन्हा। कौन आया था? नूनो डी कुन्हा ये 1529 से 38 ईस्वी तक भारत में रहा था। 1529 ईस्वी में जब पुर्तगाली वायसराय बनाकर इसे भेजा गया भारत, तो पुर्तगाली वायसराय बनाकर जब ये भारत इसको भेजा गया तो भारत में जब ये आया तो भारत आने के बाद क्या हुआ कि नूनो डी कुन्हा से पहले अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था इसने कोचीन को राजधानी बनाया था। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। और ये कोचीन जो राजधानी थी नूनो डी कुन्हा आया और इसको बदलकर कहां कर दिया? गोवा कर दिया। तो जो है कोचीन से गोवा राजधानी को स्थानांतरित करने का काम कौन किया? तो नूनो डी कुन्हा ने किया। कब किया था? तो 1530 ईस्वी में किया। कब किया? 1530 ईस्वी में नूनो डी कुन्हा ने जो है कोचीन से राजधानी परिवर्तित कर गोवा बना दिया और इसको एक अपनी औपचारिक राजधानी माना। इसके बाद जो है उसके बाद नूनो डी कुन्हा के द्वारा कार्टेज आर्म्ड कैपिटल सिस्टम इसके द्वारा भी पूर्ण रूपेण जो लागू किया गया था कार्टेज आर्मेडा कैपिटल सिस्टम, ये नूनो डी कुन्हा के द्वारा। इसने तो केवल शुरुआत किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, लेकिन पूर्ण रूपेण जो लागू किया ये कार्टेज आर्मेडा कैपिटल सिस्टम ये नूनो डी कुन्हा के द्वारा भारत में किया गया। और नूनो डी कुन्हा के बाद नूनो डी कुन्हा ने जो है ईसाई धर्म न्यायालय का स्थापना सन 1560 ईस्वी में जो है ईसाई धर्म न्यायालय का स्थापना भी किया गया। और इतना ही नहीं, यानी भारत में जो है पुर्तगाली गवर्नर 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा ने संत जेवियर्स को भारत भेजा और उसने कहा कि भारत और जापान के पुर्तगाली और भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ करे। इस उद्देश्य से मार्टिन डिसूजा ने सेंट जेवियर को भारत भेजा था। और इसके बाद जो है पुर्तगाली का इतना ही काम नहीं रहा, पुर्तगाली ने भारत में जो है तंबाकू, भारत में आलू, भारत में मक्का,
के खेती को जो है पुर्तगाल से भारत लाया, क्योंकि भारत में पहले ये सब नहीं हुआ करता था, ये पुर्तगाल से ही भारत आया था। यदि पुर्तगाली यात्री ये भारत नहीं आते तो वैसी परिस्थिति में शायद भारत में मक्का, तंबाकू और जो है आलू की खेती नहीं होती। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ भारत में जो है प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन का शुरुआत भी जो है सबसे पहले जो है पुर्तगाली के द्वारा भारत में किया गया था। और इसके बाद अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, संतरा, और ये सब पुर्तगालियों की देन है। ये सब पुर्तगालियों ने ही अपने साथ भारत लाए और भारत में इन तमाम चीजों को जो है रोककर भारत में तमाम चीजों की कृषि जो है प्रारंभ किया। और इसके बाद पुर्तगालियों की शक्ति धीरे धीरे चरमराने लगी, क्योंकि इसके बाद डच आए थे। क्योंकि डच जो है भारत यानी डच ने भारत में पुर्तगालियों की शासकीय व्यवस्था को समाप्त करने में इसलिए जो है सफल रहा, क्योंकि डच पुर्तगालियों से काफी सशक्त था, काफी तेज था, काफी उसके अंदर जो है एक बहुत जटिल शक्ति थी, यानी वो बहुत शक्तिशाली था। यही कारण है कि जो है डच ने जो है पुर्तगाली शासकीय व्यवस्था को समाप्त करके अपने शासकीय व्यवस्था को भारत में कायम किया। और जो है यूरोप वासी में पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, उसके बाद ब्रिटिश, फिर डैनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। इस प्रकार जो है यूरोप के तमाम जो है क्षेत्र के लोग भारत को आकर इस सोने की चिड़िया जैसी भारत को जो है लूटना प्रारंभ किया और लूटते लूटते भारत को खोखला बना दिया। और जो है यही कारण है कि भारत आज एक विकासशील देश की श्रेणी के अंतर्गत है। इसलिए इस वीडियो में अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ हो तो आप इस प्रॉब्लम को बेहिचक जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जो है अवश्य रूप से पूछे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। और जो है किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में जो है टाइप करके जो है इस वीडियो से इस चैप्टर से संबंधित किसी भी प्रश्न को आप बेहिचक पूछ सकते हैं। तो फिलहाल लेते हैं ब्रेक। मैं मिस्टर एच रहमान कंप्यूटर कोचिंग से कैमरामैन प्रवीण के साथ नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद।